अब हम लोग चैप्टर 2 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 क्या है? ऑडिट प्लानिंग। बड़ा डिटेल्ड रिवीजन होगा। मैं ओरिजिनल मतलब जो बुक नोट्स होते हैं और कॉपी नोट्स है उससे पूरा रिवाइज करवाऊंगा, एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ सारे मैराथन्स जो मैं बना रहा हूँ चैप्टर वाइज बना रहा हूँ और प्लीज़ चैप्टर वाइज ही देखो, क्योंकि जो बातें जो कॉन्सेप्ट्स मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूँ वो ऑडिट ना पूरा इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट होता है। ऑडिट में ऐसा नहीं होता आपको कि अलग अलग चैप्टर है कोई भी कुछ भी पढ़ लो, नहीं, सब कनेक्टेड होता है। एक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे वो 11 तक काम आएगा, तो वो बार बार रिपीट करना उन कॉन्सेप्ट्स को टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो लाइन से करते जाना। चैप्टर नंबर मैं लाइन से जा रहा हूँ, तुम लोग भी लाइन से रिवाइज करना। चैप्टर 1 2 स्टूडेंट लोग का ये बड़ा सवाल रहता है, सर कौन से चैप्टर को पहले करें? अरे करना तो सभी है ना, तो करो ना, लाइन से करो। चैप्टर 1 2 तो 2 कर रहे हैं, ऑडिट प्लानिंग। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड, आई विल शो यू। ये चैप्टर 2 9 पेजेस के नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं और मैंने कॉपी में बहुत लिखाया था कंसेप्ट देने के लिए। एक बार मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिर मैं कॉपी में चलूँगा, ठीक है। इधर आ जाओ। ऑडिट 3 चीज़ होती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। इसके ऊपर एक मास्टर स्टैंडर्ड होता है SA 300 300 का नाम होता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी वो आपसे पूछें प्लानिंग एंड ऑडिट उसमें क्या क्या आता है, तो तुम बोलोगे उसमें सर 2 चीज़ें आती हैं, नंबर 1 स्ट्रैटेजी, नंबर 2 प्लान। तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान बोथ कम्स अंडर दिस SA 300। अब इधर आ जाओ, ये देखो तुम्हारे सामने 3 टॉपिक्स है, लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से समझना, मैं कॉपी से भी समझाऊंगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। जब भी वो लोग बोलें ऑडिट स्ट्रैटेजी तो लिखते वक्त ऐसा लिखना, इट लेज डाउन द STD ऑफ ऑडिट। STD का फुल फॉर्म स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप मतलब क्या करना है काम, क्या नहीं करना है काम, ठीक है। टाइमिंग मतलब कब तक ऑडिट कंप्लीट करना है क्लाइंट के लिए। डायरेक्शन मतलब हम लोग सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि रिस्की एरियाज पे फोकस करेंगे। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी लेज डाउन द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। सर स्ट्रैटेजी का मेन मकसद होता है मैन पावर प्लानिंग। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट टीम बनानी पड़ेगी, तो टीम में कितने लोग रहेंगे, किस लेवल के लोग रहेंगे, उनका स्किल सेट, नॉलेज, एक्सपीरियंस कैसा होगा, एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, ऑल दैट टीम प्लानिंग हैज़ टू बी डन। इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग या रिसोर्स प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजी का मेन मकसद होता है रिसोर्स प्लानिंग, कि एक मोटा मोटे तौर पे आप सोचो कि क्लाइंट का काम कितना बड़ा है, स्कोप क्या है, कितना काम है, नहीं है, कब क्या डायरेक्शन है, रिस्की एरिया पे करना है कि सब करना है, एंड कब तक खत्म करना है। बेस्ड ऑन दैट टीम साइज डिसाइड होती है। तो असली ज्ञान ये है, ऑडिट स्ट्रैटेजी का असली पर्पस यही है, प्लान द ऑडिट रिसोर्सेज, मतलब ऑडिट टीम एंड यूज ऑफ एक्सपर्ट। ओके, ये है। फिर सेकंड आता है सर ऑडिट प्लान। व्हेनेवर दे आस्क यू से ऑडिट प्लान लेज डाउन द NTE, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये ज़्यादा कॉमन जुमला है, सबको पता है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें सर 3 नाम याद रखना, रैप, फैप, ओपैप। 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ओपैप अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर एक होता है ऑडिट प्रोग्राम। अब इनमें फर्क को समझो, स्ट्रैटेजी एक होती है, प्लान एक होता है, प्रोग्राम अनेक होता है। एज पर आवर सिलेबस चैप्टर 5 सेज देर आर 17 आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 17 आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ओके, हर आइटम के लिए पूरी लिस्ट होती है ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो हर आइटम के लिए एक प्रोग्राम बनता है। तो 17 आइटम के लिए 17 प्रोग्राम्स बनेंगे। ओके, सेल्स का ऑडिट प्रोग्राम, इन्वेंट्री का ऑडिट प्रोग्राम, परचेज का ऑडिट प्रोग्राम, टैंजिबल PPE का ऑडिट प्रोग्राम, इनटैंजिबल एसेट का ऑडिट प्रोग्राम, बोरोइंग का ऑडिट प्रोग्राम, अलग अलग। तो आइटम वाइज होता है। तो स्ट्रैटेजी एक, प्लान एक, प्रोग्राम मेनी, जितने आइटम्स उतने, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ आइटम वाइज ऑडिट प्रोसीजर। इसी पे तो चैप्टर 5 बेस्ड है, ठीक है। नाउ ये जो हम ऑडिट प्लान की बात कर रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्लान। तो सर बेनिफिट्स ऑफ प्लान के लिए समरी चार्ट है, आराम से हो जाएगा। चलो इससे पढ़ते हैं, प्लान क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। नंबर 1,
इससे तुरंत हम लोग इंपॉर्टेंट एरियाज पे अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। ऑडिट में फिर से बोल देता हूँ, मेरा काम क्या है, एमएमएस ढूंढना, एमएमएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 17 आइटम्स है, हर एक में तो एमएमएस मिलने के चांस ज़्यादा नहीं होंगे। जिनमें हाई चांसेस होते हैं उनको पहले पकड़ के ज़्यादा ध्यान से करो, जिनमें कम चांसेस होते हैं कम करो। तो इट फोकसेस आवर अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज विच हैव हाई रिस्क। सेकेंड, स्ट्रैटेजी प्लान बनाते वक्त आप पहले से ही सोच लेते हो कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है और उसका सॉल्यूशन रेडी करके तैयार रहते हो। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम का उल्टा प्री मॉर्टम, कि क्या क्या गड़बड़ हो सकता है पहले से ही प्लान करके रखो। ठीक है। थर्ड, इससे हमारी ऑडिट एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है। एफिशिएंट का मतलब जल्दी खत्म होगा, लेस टाइम। इफेक्टिव मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। नंबर 4, इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स एंड एक्सपर्ट। ठीक है। इट हेल्प्स द पार्टनर अपनी टीम का डीएसआर करेगा। चैप्टर 1 में बताया था मैंने, पार्टनर अपने टीम का क्या करता है, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। शुरू में डायरेक्शन देके भेजता है आपको, फिर जब आप लोग ऑडिट कर रहे होते हो क्लाइंट की तो सुपरवाइज करता है, फिर आप लोग जब वर्क पेपर बना के वापस आते हो फाइल तो रिव्यू करता है। एंड लास्ट, इट हेल्प्स यू टू कोऑर्डिनेट विद other branch auditors, experts, internal auditors like that. तो these are the benefits of plan। बड़ा सुंदर है, ये याद कर लिए तो आराम से हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन काश आ जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है। नाउ, इज प्लानिंग अ वन टाइम इवेंट? नो सर, प्लान चेंज होता रहता है, बनता रहता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब होता है रेपेटेटिव। सो इट्स अ कंटिन्यूअस एंड रेपेटेटिव प्रोसेस। बार बार बनता है, चेंज होता है, बनता है, चेंज होता है। इनफैक्ट क्यों होता है सर? बिकॉज जब आप काम कर रहे हो क्लाइंट की तो नई नई बातें पता चलती जो आपको पहले नहीं पता था। उससे ना आपने जो रिस्क असेसमेंट कर रखा था कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, वो चेंज होता है। और वो चेंज होता है तो मेरा फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, चेंज होता है। दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। डिस्क्रीट का मतलब है यहाँ शुरू यहाँ खत्म। सर ये कभी खत्म होता ही नहीं है, डिस्क्रीट होता ही नहीं है। जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते तब तक चलता रहता है, और ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगले साल का प्लानिंग चालू हो जाता है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये पढ़ो ये लाइन, planning is not a discrete phase of audit but rather a continuous and iterative process. Okay, now planning करते वक्त आपको 5 फैक्टर्स का ख्याल रखना जरूरी है। इसको थोड़ा सा पढ़ा के ना मैं कॉपी में जाने वाला हूँ। What are the 5 factors necessary in during the time of planning? मतलब प्लान बनाते वक्त ही आपको ये पांचों चीज कंसिडर करनी है। याद करने के बोलेंगे लेमर, लेमर LAMER, लेमर। L से लीगल, एल से लीगल फ्रेमवर्क, क्लाइंट के ऊपर कौन कौन से लॉज अप्लाई करते हैं वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बैंक ऑडिट पे जा रहा हूँ तो बैंकिंग लॉज, आरबीआई गाइडलाइंस पता होना चाहिए। लेमर। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेटा कंपेयर करता हूँ, उससे समझ में आता है कि क्लाइंट का कितना चेंज हुआ है। मान लो क्लाइंट के बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स वगैरह सब सेम ही है, तो रिस्क कम है। पर अगर बिजनेस में चेंज हुआ है, प्रॉफिट लॉस बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। मर, एम से मटेरियलिटी कैलकुलेशन शुरू में ही हो जाता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मटेरियलिटी इज कैलकुलेटेड व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, परफॉर्मिंग। नो, प्लानिंग बनाते वक्त ही मटेरियलिटी कैलकुलेट होता है, ये भी कांस्टेंट नहीं रहता, प्लान की तरह चेंज होता है। जैसे आज हमने एक मटेरियलिटी का फिगर कैलकुलेट करके पार्टनर से अप्रूव करा लिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जब नई बातें पता चलेंगी ना, रिस्क बढ़ जाएगा, तो मटेरियलिटी को और कम करना पड़ेगा। ई से एक्सपर्ट्स का यूज़ होगा कि नहीं। अगर क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेशल आइटम्स हैं जिसके लिए मुझे इंजीनियर, लॉयर, एक्चुअरी इन सब की ज़रूरत है, तो पहले से प्लान करके रखो, क्लाइंट को बता दो। ठीक है, क्योंकि पैसा तो क्लाइंट ही देगा। आर से रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप। ठीक है, अब मैं तुम लोग को कुछ शो करना चाहता हूँ। ये लेमर याद रखना प्लीज़, लेमर। फिर से, what are the 5 factors you will consider at the time of planning? लेमर, legal framework of the client, analytical procedure, materiality, expert और रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप। ठीक है, अब मैं एक बार कुछ शो करना चाहता हूँ।
हाँ, ये डायग्राम को आप लोग देखो जरा, ये डायग्राम दिख रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब नाम आने वाले हैं, इससे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कंसेप्चुअल। ऑडिट प्रोसीजर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, राइट साइड में क्या लिखा है, फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब रैप के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा याद करना है, उसके लिए पहले ये देखो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर देयर, 7, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। ओके, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप में आप कौन कौन सा करते हो, करते 4 हैं पर लिखते 3 है। किताब में ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन को एक साथ करके लिखा गया है, ठीक है। तो रैप में हमेशा बोलोगे कितने करते हैं सर, 3 करते हैं। आई से इंक्वायरी, एपी मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर, और ओआई में एक्चुअली 2 है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। वो लिखने का स्टाइल है। पेज नंबर 3.56 पे इसका डायग्राम है, मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, ये देख लो जरा। रैप में ये बीचों बीच रैप है, और ऊपर के सर्कल्स को देखो, ऊपर वाला नंबर 1 इंक्वायरी है, इंक्वायरी, नीचे इंक्वायरी है, इंक्वायरी इंक्वायरी 1 इंक्वायरी, नंबर 2 एनालिटिकल प्रोसीजर, नंबर 3। ये 2 होते हैं, पर इसको वो लोग हमेशा रैप के केस में मर्ज करके लिखते हैं, तो अपने भी वैसे बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो रैप में 3 प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर है अपने को रैप। अभी फैप, फैप मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फैप में सातों का सातों प्रोसीजर यूज होता है। ऊपर जो हम लोग 7 पढ़ के आए ना, ऑल 7 आर यूज्ड इन फैप। अब फैप के सर 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब क्लाइंट की गए हो तो कंट्रोल टेस्टिंग करोगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से फाइनली मुझे पता चलेगा कि कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स क्लाइंट के स्ट्रांग है, मतलब रिस्क कम है, तो मुझे फर्दर प्रोसीजर्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो रिस्क हाई है, मुझे ज़्यादा फैप करना पड़ेगा। असली ऑडिट किसको बोलते हैं, सैप को, एसपी को, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मेरा मकसद कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना थोड़ा ना था, मेरा तो पर्पस था एमएमएस ढूंढना, अकाउंट्स पे ओपिनियन देना। तो असली पर्पस मेरा वो है, सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का मतलब ही होता है द रियल थिंग, ठीक है। जैसे मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, बाकी सब बातें हटाओ, मेरे जीवन में बहुत सारा काम है, पर मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना, टीच करना। दैट इज माई सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टू टीच। एवरीथिंग एल्स इज एंसिलरी और इंसिडेंटल टू माई टीचिंग, ठीक है। तो वो मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। सब्सटैंटिव मतलब यही है रियल ऑडिट, अकाउंट्स चेक करना। तो आप जब तक ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा हाउ मच सब्सटैंटिव प्रोसीजर यू हैव टू डू। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के नतीजे अच्छे आते हैं कि हाँ कंट्रोल्स स्ट्रांग है, रिस्क कम है, तो लेस सब्सटैंटिव। अगर कंट्रोल्स के नतीजे खराब आते हैं कि वीक इंटरनल कंट्रोल्स, हाई रिस्क, तो आई हैव टू डू मोर सब्सटैंटिव। अब सर सब्सटैंटिव में भी 2 पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करना, ऑब्जर्वेशन करना, कन्फर्मेशन भेजना इत्यादि, और इंटेलिजेंट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। इस पे पूरा मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 4 में। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है डेटा कंपेयर करना, उदाहरण करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कंपेयर करना, ठीक है। समझ में आ गया? ये मुझे दिखाना ज़रूरी था क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ना अभी चैप्टर 2 लेवल पे रैप क्लियर नहीं होगा। तो रैप एक बार देख लीजिए जो चैप्टर 3 में आएगा। रैप में 3 प्रोसीजर आते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल। तो ऊपर देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रैप। तो मतलब आप रैप के तौर पे एनालिटिकल कर लिए, अब आप यहां पे कौन सा रैप करोगे, अदर रैप। अदर रैप में क्या क्या आता है सर, इंक्वायरी आता है, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन आता है ना। तो रैप एक्चुअली 2 बार है। फर्स्ट पॉइंट भी रैप था, उसमें एनालिटिकल था। लास्ट पॉइंट भी रैप है, उसमें इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन है। ओके, रैप का डेफिनेशन मैं चैप्टर 3 में कराऊंगा। अच्छा, प्लान बनाते वक्त पार्टनर को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए और अपनी टीम में जो सबसे सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनको इन्वॉल्व करो ताकि उनके इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा मिले। नंबर 3 ये वाला डिस्कशन। अच्छा, ये भी बहुत, ये स्टार है।
आपको अपना प्लान मोटे तौर पर, मतलब माइक्रो डिटेल में नहीं पर मैक्रो डिटेल में अपना प्लान क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट इफेक्टिव ऑडिट। ठीक है, अगर जैसे एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग का, सरप्राइज के चक्कर में क्लाइंट को बिना बताए वेयर हाउस पे पहुंच गए इन्वेंट्री काउंट करने, सही किया कि गलत किया? गलत किया, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है वहाँ पे तो आप जाके वहाँ कर नहीं पाओगे। तो इतना भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को हर वक्त जाके हम लोग चौंका दें। ठीक है, तो सरप्राइज इन द सेंस कि यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, शेयर an overall plan with the client which will facilitate effective and efficient conduct of audit, but don't share extreme detailed plan, otherwise you will compromise the effectiveness of audit। तो एक बैलेंस चाहिए, फुल डिटेल शेयर नहीं करेंगे, मोटा मोटा शेयर करेंगे। मेन इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ी बड़ी बात बताता हूँ अंदर की बात। हम लोग जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना तो हमने सारे रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। सपोज हमें लगता है क्लाइंट में कि 10 रिस्की एरियाज है जिस पे हमको फोकस करना है, तो ये 10 रिस्की एरियाज हम जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे, बोलेंगे जी हमारे नज़र में ये है, आपके नज़र में कुछ और है तो बता दो। तो बता देगा हाँ जी ये वाला भी है, ये वाला भी है, 11th 12th चेक कर लो, तो वो भी करेंगे। तो ये मेन मकसद होता है। ओके, तो ये डायलॉग हमको याद रहना चाहिए। वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग with the management to facilitate efficient and effective conduct of audit. Care should be taken not to share the entire plan in detail, otherwise it will compromise the effectiveness of audit। हमारे ऑडिट की अल्टीमेट पर्पस ही खत्म कर देगा, तो पूरा डिटेल शेयर नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पे आ जाओ, ये देखो ऑडिट प्लानिंग, सीए ऑडिट करता है। ऑडिट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Before planning, he has to consider 5 matters. Before planning, the 5 matters are lamer। अब वो प्लान बनाएगा। सर प्लानिंग के अंदर ऐसे 300 में 3 चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है सर? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी का मतलब है टीम प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, एक्सपर्ट की ज़रूरत है क्या। प्लान में 3 चीज़ आएगा, रैप, फैप, ओपैप और प्रोग्राम। 17 आइटम 17 प्रोग्राम्स। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे? अगला कदम रैप जिसके ऊपर चैप्टर 3 है, फिर आप क्या करोगे? फैप जिसके ऊपर चैप्टर 4 एंड 5 है। एकदम सीक्वेंशियली अरेंज्ड है, चैप्टर 2 3 4 5। ओके, नाउ जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जब भी प्रोफेशनल जजमेंट वर्ड आता है ना तो मैं एक जुमला बोलता हूँ, एकता कपूर। एकता का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग। When the judgment of the CA comes from his experience, knowledge, training, then such a judgment is called professional judgment। पूरे ऑडिट सिलेबस में ये नाम बार बार आता है कि ऑडिटर शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। स्केप्टिज्म अलग चीज़ है, जजमेंट अलग चीज़ है। तो पहले तो बोलते हैं कि ऑडिटर खुद समझदार है, खुद सोचेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बता देते हैं कि जजमेंट लगाते वक्त आप ये फैक्टर्स कंसिडर करना और फिर डिसाइड करना। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ऑडिट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ फैक्टर्स। जुमला है, ऑडिट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ फैक्टर्स, मतलब हर टॉपिक में आपको फैक्टर्स की लिस्ट मिलेंगे और जितने भी फैक्टर्स की लिस्ट होती है दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो अब इधर सवाल बनता है कि हमारा सीए अभी बनाएगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी तो ही हैज टू कंसिडर सेवरल फैक्टर्स। तो व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स, प्लीज टेल अस। मैं टेल कर रहा हूं अभी। ठीक है, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स को करने के लिए हम लोग के पास एक निमोनिक है, क्रो डिटेक्ट्स पर्ल्स। मैं दिखा दूंगा, ठीक है, डिस्कस करूंगा। एक बार बुक में चलते हैं। अब बुक में आओ। प्लानिंग प्रोसेस। सर प्लानिंग के 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। मटर, PEA, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज। अब ये जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सब चैप्टर 11 में डिटेल में आता है। ठीक है, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के पहले क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, उसके जुमले होते हैं आइस माइस। ओके, एंगेजमेंट लेटर साइन करना चाहिए, ऐसे 210, ऑल दैट विल कम। तो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट यू हैव टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, PEA। और प्लानिंग एक्टिविटी, उसमें 2 चीज़ आता है, स्ट्रैटेजी, प्लान।
अब ये पहला टॉपिक है पी, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। तो इसमें जो भी लिखा है वो सब चैप्टर 11 में आ जाएगा रिवीजन में। ओके, तो पा से स्टार्ट करते हैं सर। पा सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रैटेजी। फिर क्या होगा? प्लान। मुझे अब प्रिपेयर करना है स्ट्रैटेजी। अब कुछ देर तक मैं सिर्फ ऑडिट स्ट्रैटेजी रिवाइज कराऊंगा। ओके ओके, सो तैयार हो जाओ। ऑडिट स्ट्रैटेजी, सबसे पहले डेफिनेशन याद करो। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द STD, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। सो याद रखना है STD ऑफ ऑडिट। फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजी? मैंने वही बताया, स्ट्रैटेजी का मेन मकसद क्या होता है? मैन पावर या रिसोर्स प्लानिंग, कि कैसे लोग चाहिए, किस लेवल के लोग चाहिए इत्यादि। तो इसके 4 पॉइंट्स है। QQTD। क्यू क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब टीम मेंबर्स की स्किल सेट, एक्सपीरियंस, नॉलेज कैसा। QQ क्वांटिटी, कितने लोग चाहिए टीम में। T टाइमिंग, 12 महीने में कब हम लोग क्लाइंट की भेजेंगे, टाइमिंग। एंड D डायरेक्शन, DSR, पार्टनर को कितना डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करना है। तो ये 4 चीज़ों में बड़ी हेल्प होती है। सो व्हाट आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजी? QQTD। ठीक है, अब आ गया सर फैक्टर्स। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको कितने फैक्टर्स कंसिडर करने हैं? 5 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। जुमला है क्रो डिटेक्ट्स पर्ल, ये रहा, सी रो डिटी पर्ल, ये दिख रहा है 5। अब ये पांचों फैक्टर्स के भर भर के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, फिर सेकंड वाले के, फिर थर्ड वाले के, फिर फोर्थ के, फिफ्थ के। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसकी एक समरी बना दी है कॉपी में, जिससे आराम से हो जाएगा। लेट्स गो देयर। ये आ गए सर हम लोग। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। व्हाट इज द जुमला? क्रो डिटेक्ट्स पर्ल। इधर देखो, क्रो सी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रो हो गया, डिटेक्ट्स, DETE डिटेक्ट्स, DT डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, मतलब टीम को अपना एफर्ट कौन कौन सी चीज़ों पर लगाना चाहिए, हाई रिस्क एरियाज पे, डिटेक्ट्स। पर्ल PEA प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एंड पर्ल आर रिसोर्सेज। तो ऐसे करके हमें ये पांचों फैक्टर्स याद रह जाते हैं। अब पांचों फैक्टर्स का नाम तो याद कर लो, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी अपने को याद होने चाहिए। तो मैं वो एग्जाम्पल्स है वो भी अभी बता देता हूं तुम लोग को। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। जब तक मैं क्लाइंट को स्टडी नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा हाउ मच वर्क आई हैव टू डू। फर्स्ट आई मस्ट कंसिडर कि वो क्लाइंट का लीगल फॉर्म क्या है, नॉर्मल कंपनी है कि बैंक है कि कुछ और है। उससे पता चलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे नॉर्मल कंपनी है तो शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS। बैंक्स हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैंक्स पे इंड AS नहीं होता, AS। और फिर बैंक के ऊपर उनका अपना अलग एक बैंकिंग एक्ट का 3rd शेड्यूल होता है, तो फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। सेगमेंट, क्लाइंट के बिजनेस सेगमेंट कितने हैं, ब्रांचेस कितने, कितने लोकेशंस में फैला हुआ है, काम और बढ़ जाएगा। क्या हमने इस क्लाइंट का प्रीवियस ऑडिट किया था? अगर हाँ तो हमें फायदा होगा, वी हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, तो अब हम लोग इजीली बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। इंडस्ट्री कौन सी है क्लाइंट की, धंधा कौन सा है, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, शुगर एंड अल्कोहल, क्या इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम टेबल, कब तक इनको रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम टेबल। फिर कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती रहेंगी बार बार, टीम में मीटिंग्स होती रहेंगी, ऑडिट टीम की मीटिंग्स। डिटेक्ट्स, डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। इसका मतलब है वी मस्ट आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स जिन पर हमें ज़्यादा एफर्ट देना है। सोचने वाली बात है, अगर क्लाइंट का बिजनेस वॉल्यूम पिछले साल से इस साल बढ़ गया है तो हम लोग को अब ज़्यादा ध्यान देके चेक करना पड़ेगा क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। अगर क्लाइंट के ऊपर अप्लाई होने वाला लॉ चेंज हो गया, AS या इंड AS चेंज हो गया, कुछ भी ऐसा इंडस्ट्री चेंज हो गया, तो अगेन हमारा एफर्ट उस दिशा में जाएगा। सी वेन एवर सम चेंज हैपन्स देयर इज अ रिस्क, तो उसको तो मैं हाई रिस्क मानूंगा और उसको तो मैं ज़्यादा चेक करूंगा ही। तो वेन एवर एनी चेंज दैट मीन्स हाई रिस्क है भाई, चेक करो। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज,
जो हम लोग शुरू में क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे अगर हमने पहले ऑडिट कर रखा है क्लाइंट का, तो हमें ऑलरेडी एक समझ है कि यहाँ पे क्या क्या खतरा होता है। या इंटरनल कंट्रोल्स चेक जब हम लोग करते हैं तो पता चलता है हाँ क्या क्या डेंजरस है। गुड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मीन्स लेस वर्क, वीक कंट्रोल्स मीन्स मोर वर्क, एंड ऑलवेज एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का जो डिटेल है वो तो चैप्टर 11 में आएगा, पर बता देता हूँ। स्केप्टिज्म का मतलब होता है बी अलर्ट, बी अलर्ट, ठीक है। मैं क्लास में याद करने के बोलता हूँ Q&A, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, कि अगर कहीं भी आपको कुछ गलत दिख रहा है क्लाइंट के, तो आप इग्नोर ना करो, बल्कि उसको और चेक करो और इन्वेस्टिगेट करो। दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, अगर आपकी क्वालिटी की आप इग्नोर करते रहते हो हर चीज़ को, तो आप अच्छे ऑडिटर नहीं हो। रिसोर्सेज मतलब टीम में ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और ज़्यादा लोग चाहिए अगर क्लाइंट बहुत बड़ा है तो, वही रिसोर्स प्लानिंग, और एक्सपर्ट भी लग सकता है आपको, ठीक है। नाउ अभी मैं रैप फैप के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ कॉपी से, जो महा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देखो ज़रा, कभी भी ये नहीं होता, ये डायग्राम गलत डायग्राम है। मतलब पूरा रैप खत्म होगा फिर पूरा फैप होगा, ऐसे नहीं होता। रैप स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट एंड गोज टिल द एंड ऑफ ऑडिट। रैप चालू होने के कुछ समय बाद ही फैप स्टार्ट हो जाता है, एंड फैप गोज टू द एंड ऑफ द ऑडिट। तो रैप फैप के कंटिन्यूटी को समझने के लिए ध्यान से देखो, दिस इज द राइट डायग्राम, दिस इज द रॉन्ग डायग्राम। इट नेवर हैपन्स कि रैप कंप्लीट्स एंड देन फैप स्टार्ट्स। नो सर, रैप गोज टू द एंड ऑफ द ऑडिट, एंड जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा रैप कर लेते हो कुछ कुछ एफएस आइटम्स का, तो आप उसके लिए फैप प्लान करके फैप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 17 आइटम्स हैं, मैंने ओवरऑल रैप कर लिया, अब आइटम वाइज रैप कर रहा हूँ। तो मैंने 4 आइटम का रैप कर लिया, देखा हाँ रिस्क कम है तो ठीक ठीक फैप है, मैंने फैप प्लान कर लिया और उन 4 आइटम का फैप करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कि पूरे 17 आइटम्स का रैप करूंगा फिर फैप करूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लुक एट दिस, सीए क्या करता है, रैप पहले स्टार्ट हो जाता है एंड गोज टिल द एंड, फैप थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ फैप डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ रैप। इधर देखो, फैप मतलब रियल ऑडिट जो करना है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ रैप। सिंपल देखो, आउटकम ऑफ रैप, अगर रैप से पता चला हाई रॉमम, रॉमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाई रिस्क तो ज्यादा फैप करो, मोर फैप, लो रिस्क लो रॉमम तो लेस फैप। दिस इज द सीक्वेंस। सीए परफॉर्म्ड रैप, आउटकम ऑफ द रैप से पता चलता है हाउ मच फैप ही हैज टू डू। रैप फैप क्लियर है ना, ये प्रोग्राम है, बाद में जाएंगे, अभी आने वाला ये रैप फैप। स्ट्रैटेजी खत्म हो चुकी, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज ऑडिट प्लान। सर ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी एंड इट इज लिंक्ड टू स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी या प्लान में से एक भी चीज बदलते हो तो दूसरा बदलता है। जैसे पहली बात, आपकी स्ट्रैटेजी में आपने डिसाइड कर लिया मेरा मैन पावर या टीम इतना होगा, तो प्लान तो उसी हिसाब से बनाओगे। लेकिन प्लान बनाते हुए लगता है कि नहीं भाई और काम करना पड़ेगा, तो भाई टीम साइज बढ़ाओ। तो प्लान को चेंज करोगे तो स्ट्रैटेजी चेंज होगा, स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे तो प्लान चेंज होगा, दे आर इंटर रिलेटेड। ऑडिट प्लान कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, रैप फैप ओपैप। फुल फॉर्म चाहिए, ये रहा, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे होगा, मिल गया, ब्राउन कलर हाइलाइटर। रैप रिस्क असेसमेंट, फैप फर्दर ऑडिट, ओपैप अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर। रैप के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ना, बड़े मशहूर हैं, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल आएंगे चैप्टर 3 में, पर ये 3 है। इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉइज, इंक्वायरी ऑफ इन हाउस लीगल काउंसिल, मतलब कंपनी के अंदर अगर लीगल डिपार्टमेंट है तो उससे बातचीत करना, एंड विजिट टू द फैक्ट्री। ये 3 एग्जाम्पल 2-3 बार रिपीट होते हैं किताब में, वरना रैप की बहुत एग्जाम्पल्स जो चैप्टर 3 में आने वाले हैं। चैप्टर 3 इज रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, रैप। ओके, RAP helps me in the audit. RAP helps me in making the audit plan, and the audit plan comprises of NTE, nature, timing, extent of audit procedure. Nature of procedure मतलब कौन सा प्रोसीजर, 7 प्रोसीजर्स होते हैं ना, कौन सा, टाइमिंग कब करना है, एंड एक्सटेंट मतलब सैंपल साइज कितना होगा, हाउ मच आई हैव टू चेक। ये क्लियर है ना अपना, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कॉपी में भी समझाया है। और अभी ये मैं बताया था ना, स्ट्रैटेजी और प्लान इंटर रिलेटेड होते हैं, एक को बदलोगे तो दूसरा बदल जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्ट्रैटेजी एंड प्लान, ऑडिटर।
ये काम ऑडिटर क्लाइंट को सौंप नहीं सकता। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आई मस्ट शेयर द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल प्लान विद द क्लाइंट, it facilitates the effective conduct of audit, but do not share the detailed plan, otherwise it will compromise the effectiveness of audit। ये डायलॉग पहले पढ़े थे, ये वापस यहाँ पे रिपीट आएगा, ठीक है। अब ये इधर जो भी प्लान या स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, क्या वो फिक्स्ड रहता है कि चेंज होते रहता है? सर चेंज होते रहता है, ठीक है। चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी, डेल्टा एस मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज, चेंज इन ऑडिट प्लान, चेंज इन एएसएपी, दोनों में चेंज होता ही है, होता ही है। एक को बदलोगे दूसरा बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। सर क्यों चेंज करना पड़ता है? बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं कुछ सोच के स्ट्रैटेजी प्लान बनाया था, बिकॉज मेरे पास उस वक्त क्लाइंट के बारे में लिमिटेड नॉलेज थी। जब मैं क्लाइंट के जाऊंगा, आई विल ऑब्टेन एविडेंसेस एंड आई विल हैव मोर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट विल चेंज, आई विल हैव सम न्यू एविडेंस, सम unexpected event has occurred, all this will cause me to modify my plan। तो मेरा प्लान चेंज होगा, स्ट्रैटेजी चेंज होगा, मेरा फैप चेंज होगा, ओके होता ही है। ये पढ़ो फोर्थ लाइन, दिस happens when an information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information that auditor previously had about the client। ये 4 मार्क की टॉपिक की तरह आता है। सपोज मैं पार्टनर हूं और तुम लोग मेरी टीम हो, तो तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारा डीएसआर करूंगा। डीएसआर मतलब डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। अब हाउ मच डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आई हैव टू डू ऑफ द टीम, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। सार्क, SARC, साइज ऑफ द क्लाइंट, जितना बड़ा क्लाइंट है मुझे ज्यादा डीएसआर करना पड़ेगा। एरियाज, रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल, मिसस्टेटमेंट, एंड सी, मेरी टीम की काबिलियत। अगर मेरी टीम बहुत कॉम्पिटेंट केपेबल है तो मुझे कम डीएसआर करना है, टीम में अनाड़ी लोग बैठे हैं तो ज़्यादा डीएसआर करना पड़ेगा। सो द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू बाय द पार्टनर ऑफ द टीम डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स। सार्क और असार्क। डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करो, इस पर भी क्वेश्चन है। जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई डॉक्यूमेंट करो, जो प्लान मैंने बनाया डॉक्यूमेंट करो। याद रखना, प्लान मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्टनर, और प्लान में भी जो जो चेंजेस होते हैं कर लो चेंजेस, वो प्लान चेंज करने के बाद भी पार्टनर से अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है। प्लान बार बार चेंज होता है, टेलर्ड एज नीडेड। ये देखो क्या लिखा है, टेलर्ड, जब जब जरूरत है टेलरिंग करो, कटिंग कुटिंग करो, चेंज करो, ठीक है। नाउ चेंज इन द स्ट्रैटेजी एंड प्लान मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड टू प्रूव कि मैं बहुत केयरफुली ऑडिट किया हूं। जैसे सोचो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, नाफरा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, CA को बोलता है हम चेक करेंगे आपने कैसा काम किया है। तो अगर मेरे वर्क पेपर से साबित होता है कि जब जब मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, I responded to it, I was not like sitting idle, I responded to the change and I changed my plan, so that goes to prove that I have done my work diligently and not negligently। तो चेंजेस का डॉक्यूमेंटेशन ये दिखाता है चेंज क्यों हुआ, द रीजन ऑफ द चेंज, एंड ऑल्सो द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑडिटर टू दैट चेंज। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आ रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। प्रोग्राम वाली टॉपिक अक्सर स्टूडेंट को इजी लगती है। देखो प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 7 पे। 6 पेजेस हम लोग कर चुके हैं, दैट वाज स्ट्रैटेजी एंड प्लान, कॉपी नोट्स भी किया। अब ये 3 पेज जो करा रहा हूँ ये प्रोग्राम है, और इसके भी कॉपी नोट्स हैं, दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये देखो, ये ऑडिट प्रोग्राम, ओके, डिस्कस करूंगा इसको भी मैं, प्रोग्राम, ओके। अब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम रिवाइज करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम इंटर में पॉपुलर भी बहुत है और इजी है, स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर डेफिनेशन आ गया तो आप कैसे लिखोगे, मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे इजी हो जाएगा। ये देखो, ये जो इक्वेशन है मैंने कई बार बोला है, चैप्टर 1 में बोला, अभी चैप्टर 2 में भी बोला। APAE ACAO, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, रेड कलर, मतलब डेफिनेशन में ये दोनों यूज करना है, AC यूज नहीं करना है, AO यूज करना है। तो 4 में से 3 को रेड कलर किया है, इनको यूज करना है, APAE AO, इनको जोड़ो। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? सर इट इज अ सीरीज ऑफ
ऑडिट प्रोसीजर्स, भाषा चेंज करो, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। प्रोसीजर से क्या मिलता है? टू ऑब्टेन एई, अब थोड़ा लंबा टान दो, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। व्हाई यू वांट एविडेंस? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, टू एनेबल द ऑडिटर टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ये एपीएईएओ को पकड़ के जोड़ के एक सेंटेंस में पिरो दो, तो यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। नाउ ऑडिट प्रोग्राम को लेकर 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, याद करने के लिए बोलेंगे ऊप्स, OOP, O से वन प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल द क्लाइंट्स, फिर O से ओपन माइंड, फिर P से पीरियोडिक रिव्यू। तो ये 3 पॉइंट्स है, एक एक करके। सबसे पहले, वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल क्लाइंट्स। व्हाई सर? बिकॉज एवरी बिजनेस वेरीज इन नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन, एंड सबके इंटरनल कंट्रोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो आप एक ही प्रोग्राम से सारे क्लाइंट का काम कर दो, ये तो संभव नहीं है। आपको हर क्लाइंट के लिए अपने स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स को कस्टमाइज करना चाहिए, टेलरिंग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, open mind. Your assistants, article assistants, or even the team members should be encouraged कि देखो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि प्रोग्राम में कुछ ऐसे प्रोसीजर लिखे हुए हैं जो क्लाइंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो। और आपको लगता है क्लाइंट के लिए कुछ और प्रोसीजर होने चाहिए, तो वो ऐड कर दो। अलाउ देम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखो, असिस्टेंट्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट। असिस्टेंट को एनकरेज करो कि भाई कोई भी क्लाइंट के सिग्निफिकेंट मैटर दिखे तो प्लीज ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द एंटायर टीम एंड द पार्टनर। सेकेंड, ऐड समथिंग। थर्ड, सब्ट्रैक्ट समथिंग। जो रेलेवेंट लगे ऐड करो, जो रेलेवेंट नहीं लग रहा प्रोग्राम से सब्ट्रैक्ट करो। तो असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू हैव एन ओपन माइंड। थर्ड, पीरियोडिक रिव्यू। जब आप प्रोग्राम लेकर क्लाइंट के स्टार्ट हो गए काम करना, तो डिपेंडिंग ऑन द न्यू फाइंडिंग्स आपको बार बार चेक करना चाहिए कि आपका प्रोग्राम अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बदलो उसको पीरियोडिकली। मतलब मान लो कि क्लाइंट के हम लोग गए काम करने, 2 महीने का फील्ड वर्क है, तो आफ्टर एवरी 15 डेज और 20 डेज रिव्यू द प्रोग्राम की फर्दर प्रोग्राम सूटेबल है कि कस्टमाइज करने की जरूरत है। अगर हम लोग प्रोग्राम को रिव्यू नहीं कर रहे, मतलब चेंज नहीं कर रहे डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द क्लाइंट, तो ये दिखाता है दैट द ऑडिटर इज प्रोफेशनली नेग्लिजेंट। तो फिर आपके ऊपर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का आरोप लगेगा। कंस्ट्रक्टिंग, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑडिट प्रोग्राम। इसके लिए कॉपी, इधर आ जाओ। सबसे पहली बात, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा, तो भूलना नहीं। हाँ, ऑडिटर कभी भी ना कोई आइटम के लिए एक प्रोसीजर करता ही नहीं है। ऑडिटर ऑलवेज डज मेनी प्रोसीजर्स ऑन द सेम आइटम एंड गेट्स मेनी एविडेंसेस फॉर द सेम आइटम। फिर वो उन सारे एविडेंसेस को आपस में मैच कराता है कि सब एक ही सही जा रहे हैं कि नहीं, सब मैच कर रहे हैं कि नहीं। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट। मतलब एक सबूत गलत हो सकता है, सारे तो गलत नहीं होंगे, तो इसीलिए एक ही आइटम के लिए मल्टीपल एविडेंस निकालो, मैच कराओ कि सारे एविडेंस सेम बात बोल रहे हैं कि नहीं। अगर मैच कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, पास हो गया मतलब ये आइटम सही है। लेकिन कुछ एविडेंसेस एक दूसरे को काट रहे हैं, कोरॉबरेट नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी, कहीं कुछ झूठ है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम में। तो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट करना बड़ा जरूरी है। सो मल्टीपल एविडेंसेस ऑब्टेन करना भी जरूरी है। आउट ऑफ द मल्टीपल एविडेंसेस वन ऑफ देम विल बी द बेस्ट एविडेंस, कि यार ये सबसे बढ़िया एविडेंस था, बेस्ट एविडेंस था। ठीक है, ये बोर्ड पे देखो, मैं एक बार आगे जाके फिर वापस आऊंगा पीछे। ये देखो, ऑडिटर क्या करता है? मल्टीपल एविडेंसेस ऑब्टेन करता है। ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस है। 4 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। इंफॉर्मेशन, ऑडिटर, कंक्लूजन, ओपिनियन। ये चैप्टर 4 में आएगा, मैं बताऊंगा। देखो, ऑडिटर को एविडेंस मल्टीपल जगहों से मिलता है। ही ऑब्टेन्स मल्टीपल एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्स चेक करना, फिजिकली एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना, मैनेजमेंट एम्प्लॉय से पूछना, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करना, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना। कुछ कुछ अकाउंटिंग डेटा होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे लोन इंटरेस्ट कनेक्टेड है, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन कनेक्टेड है, तो उनको चेक करना। कंपनी मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनाता है, जैसे मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स का मतलब वो रिकॉर्ड्स जो अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है पर वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनको चेक करो। मिनट्स चेक करो, मिनट्स से पता चलता है
कि इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं बिफोर डूइंग अ ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको चाहिए शेयर होल्डर का अप्रूवल या बोर्ड अप्रूवल, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन कंपलसरी है, तो मिनट्स चेक करो पता चलेगा। नेक्स्ट, सबसीक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट। सबसीक्वेंट वर्ड आते ही समझ जाना, यू आर टॉकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड। 31 मार्च के बाद भी बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग को देखना है, उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट इवेंट्स, तो वो चेक करो। तो बोला इतने सारे एविडेंस होते हैं, सीए हमेशा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से बहुत सारे एविडेंस ऑब्टेन करता है। सम एविडेंसेस प्रूव द असर्शन कि जो लिखा है सही है, सम एविडेंसेस डिसप्रूव द असर्शन कि जो लिखा है वो गलत है। अरे एविडेंस आपको मिला, जरूरी थोड़ा कि एविडेंस का मतलब यही है कि जो एफएस में लिखा हो सच होगा, झूठ भी तो हो सकता है। तो सच है तो प्रूव, झूठ है तो डिसप्रूव। तो असर्शन, द एविडेंस में प्रूव और डिसप्रूव द असर्शन। Finally, I will weigh all the evidences and see which one is the best evidence which gives me maximum satisfaction. तो अब इन्होंने बेस्ट एविडेंस का आपको 3 एग्जाम्पल दिया है। ये देखो, पहला कैश इन हैंड चेक करना है, तो बेस्ट प्रोसीजर और एविडेंस कौन सा है? कैश काउंट कर लो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स प्लेज्ड विद द बैंक। कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, बैंक के पास गिरवी करके लोन लिया है, बेस्ट प्रोसीजर क्या है? बैंक से कंफर्मेशन ले लो। थर्ड, डेटर्स चेक करना है, डेटर्स से कंफर्मेशन ले लो। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट एविडेंसेस फॉर दीज 3 आइटम्स। ओके, ये क्लियर है? वापस से कॉपी में जाऊंगा मैं। अब इधर देखो, ठीक है, ये फिर से एग्जांपल ये दिखा देता हूं। जैसे सेल्स को ही चेक करना है, फॉर एग्जांपल क्या चेक करना है हमें? सेल्स। तो सेल्स के लिए भी तो मल्टीपल एविडेंसेस हैं। इनवॉइस चेक कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, ई वे बिल, ई वे बिल इज अ प्रूफ ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, ई वे बिल चेक कर सकते हैं। स्टॉक रिकॉर्ड, अरे अगर सेल्स हुआ है तो स्टॉक भी तो कम होना चाहिए, स्टॉक रिकॉर्ड में चेक करो। नंबर 5, जिस पार्टी को आपने माल बेचा, बायर, डेटर, उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 5 लिखा है बेस्ड ऑन द बुक एग्जाम्पल, और भी होते हैं सर इसके अंदर। सेल अगर कर रहे हो तो परचेज ऑर्डर होगा, माल डिलीवरी का प्रूफ होता है गुड्स रिसीव्ड नोट, पैसा आया होगा बैंक स्टेटमेंट, ये सभी तो चेक करेंगे अपने। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको कहा जाता है ऑडिट ट्रेल। सरल भाषा में याद करने के लिए, ऑडिट ट्रेल, ट्रेन का जो स्पेलिंग होता है एन हटाओ, एल डालो, ऑडिट ट्रेल। इट इज अ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इट इज अ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं तुमको, अच्छा लगेगा। ये बुक के लास्ट में ये चैप्टर, ये रहा। इन्होंने सर ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम ऑन सेल्स। ये देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ सेल्स। सबसे पहले कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर, प्रिपेयर्ड बाय कौन सा टीम मेंबर, ऑडिट टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं ना, प्रिपेयर किसने किया, अप्रूव किसने किया, रिव्यू किसने किया। फिर ये सेल्स के 5 प्रोसीजर के एग्जांपल, इनवॉइस चेक करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करो, ई वे बिल चेक करो, स्टॉक रिकॉर्ड चेक करो, बायर से कंफर्मेशन ले लो। ये एग्जैक्ट आया, ठीक है, वही मैंने बनाया है कि सीए को एक नहीं मल्टीपल एविडेंसेस चाहिए, आपस में क्या करना है, मैच कराना है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। और ये जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। ओके, नाउ ये कॉपी नोट्स में ये लास्ट है और इसके बाद सीधा वी विल जंप टू बुक। इंटरनल कंट्रोल्स का और ऑडिट प्रोसीजर्स का एक गहरा रिश्ता है। अगर हमें पता चलता है कि कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग तो रिस्क इज लो, अकॉर्डिंगली मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स या सब्सटैंटिव प्रोसीजर लेस करने पड़ेंगे। अगर पता चलता है इंटरनल कंट्रोल वीक है, रिस्क ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई, और मुझे ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा। नाउ इसके इन्होंने एक कहावत है, रिलाई ऑन नॉट रिलाई ऑन, इट इज़ द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ द ऑडिटर, कि वो कंट्रोल्स पे रिलाई करके आगे चेक करना चाहता है या वो कंट्रोल्स पे रिलाई करना नहीं चाहता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑल्सो एंड डिसीजन ऑल्सो। जैसे अगर मैं एग्जांपल 1, मैं अगर किसी ई कॉमर्स क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स, अमेजोन, उबर, ओला, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब है ना। अगर किसी ई कॉमर्स क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो, सर वहाँ पे इतने ट्रांजैक्शन होते हैं कि आप पूरे चेक कर ही नहीं सकते, सैंपल से भी काम नहीं बनेगा, इतने होते हैं ट्रांजैक्शन। तो वहाँ पे आप मजबूर हो कि आपको कंट्रोल्स पे रिलाई करना पड़ेगा।
You will have to rely on the controls and then move. And if you want to rely on the control, because e-commerce में सारे controls भी automated होंगे. कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. तो ई कॉमर्स में तो सारे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे सिस्टम के अंदर, तो वो भी चेक करना पड़ेगा, तभी आप रिलाई कर पाओगे. ठीक है, तो ई कॉमर्स क्लाइंट में आई विल गो बाय रिलाई ऑन कंट्रोल. ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई छोटा सा क्लाइंट है जहां फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम कुछ है नहीं, तो वहां पर आई में नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स एंड डू मोर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ये देख लो, अब इसको करा दूं. ऊप्स पढ़ा था हमने, उसके नीचे ये कंस्ट्रक्टिंग एंड प्रोग्राम. मैं एक निमोनिक वॉर्निंग दे दूंगा. सबसे पहले तो प्रोग्राम भी मॉडिफाई होता है एज एंड व्हेन द ऑडिट प्रोग्रेसेस. डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल, जो भी पढ़ा है ना मैंने, कि आपको रिलाई करना है कि नॉट रिलाई करना है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. कंट्रोल पे रिलाई करना है तो काम कम हो जाएगा, कंट्रोल पे नहीं रिलाई करना है तो काम ज़्यादा हो जाएगा. नाउ ये लोग पूछेंगे what are the factors to be considered while constructing an audit program. प्रोग्राम बनाते वक्त क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, तो बोलता है 7 फैक्टर्स कंसिडर करोगे. ये दिख रहा है ये डायग्राम, ये 7 पॉइंट्स. ये याद करने के लिए एक निमोनिक दे रहा हूँ. स्वैप करना मतलब होता है एक्सचेंज करना, स्वैप ओपीसी, स्वैप ओपीसी. ठीक है, फर्स्ट व्हेन यू आर मेकिंग द ऑडिट प्रोग्राम, ट्राई टू स्टे विद इन द स्कोप. जो आपका स्कोप है उसी में रहो, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है. स्टे विद इन द स्कोप. स्वैप डब्ल्यू रिटन प्रोग्राम होगा तो बेहतर रहेगा. ए से ऑलवेज गो फॉर द एविडेंस विच इज रेडिली एंड इजीली अवेलेबल एंड इट इज द बेस्ट एविडेंस. अवेलेबल होना चाहिए ऐसा एविडेंस. डोंट ट्राई टू चेज एन एविडेंस विच इज नॉट पॉसिबल और नॉट अवेलेबल. स्वैप पी से जो भी प्रोसीजर आप करो वो यूजफुल होना चाहिए. ड्रॉप द यूजलेस प्रोसीजर्स एंड ओनली जो यूजफुल प्रोसीजर्स है वो करो. मैंने बोला था ना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट द यूजलेस प्रोसीजर एंड ऐड द यूजफुल प्रोसीजर. ये हो गया स्वैप. ओपीसी, 1% कंपनी. ओ से ऑब्जेक्टिव, आप जो ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो उसमें प्रोसीजर्स तो हैं ही, हर प्रोसीजर के सामने उस प्रोसीजर का मकसद, ऑब्जेक्टिव जरूर लिखो. इससे टीम को क्लैरिटी रहता है कि व्हेन दे आर डूइंग अ प्रोसीजर व्हाट ऑब्जेक्टिव दे आर ट्राइंग टू अचीव. ओपीसी. पी से पॉसिबिलिटीज, एरर की जितनी भी पॉसिबिलिटी है या फ्रॉड की जितनी भी पॉसिबिलिटी उसको कंसिडर करो कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है, एरर हो सकता है, एमएमएस हो सकता है, क्योंकि मैं एमएमएस को ढूंढने ही तो आया हूँ. ओपीसी कोऑर्डिनेट द रिलेटेड प्रोसीजर्स. मतलब कुछ कुछ आइटम्स रिलेटेड होते हैं ना एफएस में, जैसे मैंने बोला लोन एंड इंटरेस्ट, फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन, उनमें प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करो, रिलेट करो. तो व्हाट आर द 7 फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. स्वैप ओपीसी, स्टे विद इन द प्रोग्राम, रिटन होना चाहिए तो बेहतर रहेगा. डू ए से अवेलेबल एविडेंस के पीछे भागो, हर एविडेंस नहीं, मतलब जो अवेलेबल नहीं है उसके पीछे मत भागो. स्वैप पी से प्रोसीजर्स दैट आर यूजफुल वही करना है. ओपीसी ऑब्जेक्टिव जरूर लिखो हर प्रोजेक्ट के सामने. कंसिडर ऑल possibilities of error and coordinate the procedures on related items in the FS. ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ. एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम, ये लोग बहुत पूछते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज और स्टूडेंट लोग को पसंद भी आता है बिकॉज ईजी है. प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या? नंबर 1 तो सर इट गिव्स अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टीम कि उनको काम क्या करना है, तो गाइडेंस मिल गया ना एक. सेकंड, बड़े बड़े क्लाइंट्स में प्रोग्राम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए. नंबर 3, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टीम सिलेक्शन बिकॉज अगर आपका प्रोग्राम या प्रोसीजर हाई फाई है तो आपको ज़्यादा स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑडिट टीम मेंबर रखना पड़ेगा. नंबर 4, प्रोग्राम बनाने से ये होता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग समथिंग वो हट जाए. ओवरलुक मतलब छूट गया हमसे, तो लिखा हुआ रहेगा तो छूटेगा नहीं आपसे. Number 5, it puts a responsibility, fixes a responsibility on the team members. Number 6, जैसे जैसे ऑडिट बढ़ता है हम उसके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. पार्टनर पूछ सकता है कि मैंने इतने सारे ऑडिट प्रोग्राम्स आप लोगों को बना के दिए थे, 17 आइटम्स, 17 प्रोग्राम्स, कितना काम हो गया, कितना परसेंटेज हो गया बताओ. तो हेल्प्स इन ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट. अगले साल भी काम आ जाएगा सक्सीडिंग ईयर. एंड लास्ट, इससे क्या होगा, कल को मेरे ऊपर अगर नेग्लिजेंस का आरोप लगेगा, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, तो मैं दिखा सकता हूं कि देखो हमने क्या क्या काम किया है.
डिसएडवांटेजेस, अब ये झूठे डिसएडवांटेजेस है पर आते हैं तो पढ़ने हैं। नंबर 1 बोलता है लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन को जाके एग्जीक्यूट करना बिकम्स वेरी मैकेनिकल एंड बोरिंग। नंबर 2 इससे क्या होता है, प्रोग्राम एंड द एंटायर ऑडिट बिकम्स वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। झूठ है, आप तो आपको अलाउड है, आप टेलरिंग कर सकते हो। नंबर 3 जो इनएफिशिएंट आर्टिकल से खराब टीम मेंबर्स है, दे विल हाइड एंड टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, कि हमें तो आपने ऐसा ऐसा बोला था प्रोग्राम में, हमने वैसा वैसा किया। एंड नंबर 4 इससे जो गुड एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स एंड टीम मेंबर्स है, उन बेचारों का जो एंथुसियाज्म है वो कम हो जाता है। ये सारे झूठ है, इन्होंने खुद लिख के दिया है। ऑल दीज डिसएडवांटेजेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द वर्क। तो पार्टनर का ढंग से सुपरवाइज कर रहा है तो ये सारे डिसएडवांटेज बेकार हैं, इनकी जरूरत नहीं है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सेल्स ऑडिट प्रोग्राम। बहुत लंबा होता है तो एक्सट्रैक्ट है खाली 5 प्रोसीजर्स का जो अभी कॉपी में डिस्कस किया। दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, देखो चैप्टर 2 भी अब अपना हो चुका। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। नाउ चैप्टर 1 और 2 छोटे छोटे चैप्टर्स थे, तो मैंने इनको पढ़ाते वक्त, रिवाइज कराते वक्त बहुत प्रेम से सारे धीरे धीरे कंसेप्ट बताए। वो सारे कंसेप्ट्स अब हम लोगों को काम में आएंगे, बिकॉज आगे जाते हुए चैप्टर 3, 4, 5 ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 3।